कुछ राज वक्त के साथ मिट नहीं जाते, वो छुपे रहते हैं पर इंतजार करते हैं सामने आने का। एक जर्नलिस्ट जिसे दुनिया ने झूठा कहा, एक लड़की जो 30 साल पहले गायब हो गई, और एक हैकर जिसे सच्चाई जाननी ही थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक शतरंज की बाजी है जहां हर चाल जानलेवा हो सकती है। वेलकम टू वनपुर क्रॉनिकल्स, शैडोज ऑफ द पास्ट, जहां राज जितने पुराने हैं, मौत उतनी ही करीब। एक सर्द शुक्रवार की सुबह थी। दिल्ली की एक अदालत में खचाखच भीड़ जमा थी। हर कोई शांत था, जैसे सांसें थामे बैठा हो। ठीक 10 बजे जज ने फैसला सुनाया, और वो फैसला किसी थप्पड़ से कम नहीं था। मिहिर बनर्जी, एक नामी खोजी पत्रकार, को दोषी ठहराया गया। अपराध: हर्षवर्धन मेहरा, देश के सबसे ताकतवर उद्योगपतियों में से एक, के खिलाफ मानहानि का आरोप। सजा: 90 दिन की जेल और 15 लाख रुपए का जुर्माना। बाहर से मिहिर शांत दिख रहे थे, पर अंदर से वो पूरी तरह टूट चुके थे, थक चुके थे, अपमानित थे। पत्रकारिता के उसूलों पर जिसने हमेशा भरोसा किया, आज उसी को न्यायपालिका ने झुठला दिया था। वो जानता था कि उसके पास जो जानकारी थी वो सही थी, लेकिन अब सच की कोई कीमत नहीं रही। इस शर्मिंदगी और हार के बीच मिहिर ने एक फैसला किया, कुछ समय के लिए गायब हो जाने का। एक ब्रेक, खुद से मिलने का वक्त। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की कहानी में अब एक नया किरदार जुड़ने वाला है। दिल्ली के एक कोने में कंप्यूटर की स्क्रीन की रोशनी में डूबी बैठी थी रिया सान्याल, एक असाधारण हैकर। लोग उसे कोड की दुनिया की शेरलॉक कहते थे। नथ, टैटू, लेदर जैकेट और एक याददाश्त जो शायद कभी कुछ भूलती ही नहीं। रिया एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी सेंटिनल इंटेलिजेंस में काम करती थी। उसका बॉस धीरन अरोड़ा जानता था कि कोई काम असंभव हो तो रिया ही उसे पूरा कर सकती है। जब एक पुराने और रहस्यमयी क्लाइंट ने मिहिर बनर्जी का डीप बैकग्राउंड चेक करवाने की मांग की, तो यह जिम्मेदारी रिया को दी गई। रिया ने मिहिर की जिंदगी को खोल कर रख दिया। उसका अतीत, उसका करियर, उसके झूठ और उसके सच, सब कुछ एक एक करके सामने आ गया। कुल मिलाकर 193 पन्नों की रिपोर्ट बनी। लेकिन रिपोर्ट बनाते बनाते रिया को एक शक हुआ, क्या मिहिर वाकई में दोषी था या फिर यह सब एक साजिश थी? वहीं दूसरी तरफ मिहिर को एक अजनबी वकील देवराज कपूर ने मिलने बुलाया। वो किसी बहुत ही बड़े आदमी की तरफ से आया था। उसका नाम था हरिनारायण वर्मन, एक रिटायर्ड लेकिन बेहद प्रभावशाली उद्योगपति। उम्र के इस पड़ाव पर हरिनारायण एक रहस्य से जूझ रहा था, अपनी भतीजी हरिथा वर्मन की गुमशुदगी। हरिथा 30 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। उस दिन जब वानपुर एस्टेट का ब्रिज टूट गया था और पूरा इलाका बाकी दुनिया से कट गया था। हरिनारायण को यकीन था कि हरिथा की हत्या किसी अपने ने की थी। उसने मिहिर से कहा, मेरे परिवार का इतिहास लिखो, लेकिन असल काम इस रहस्य को सुलझाना है। मिहिर पहले तो हैरान हुआ, यह सब उसे बहुत अजीब लगा। लेकिन फिर हरिनारायण ने वो बात कही जिसने मिहिर का ध्यान खींच लिया। वो बोले, अगर तुम ये केस सुलझा लो तो मैं तुम्हें वो सबूत दूंगा जिससे तुम हर्षवर्धन मेहरा की असलियत दुनिया के सामने ला सकोगे। ये अब सिर्फ एक केस नहीं था, ये था मिहिर का बदला, उसका मोक्ष। और इस तरह मिहिर बनर्जी ने वानपुर की ओर रुख किया। बर्फ से ढंकी एक शांत सी जगह जहां सन्नाटे में छुपे थे कई साल पुराने राज। उधर रिया सान्याल की जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई थी। वो जानती थी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली खेल अब शुरू होने वाला था। एक गुमशुदा लड़की, एक परिवार जिसमें कई परतें छुपी थी, और एक सच्चाई जो बर्फ की चादर के नीचे दब चुकी थी।
ये सिर्फ शुरुआत थी। कहानी शुरू होती है ठंडी हवाओं में लिपटा वानपुर एस्टेट। मेहर बनर्जी पहली बार उस जगह पहुंचा जहां हर दीवार कुछ कहती थी। पुराने पत्थरों के बीच बसा ये गांव एक खोए हुए समय की परछाई लग रहा था। जब वो पुल पार कर रहा था जिसके टूटने की वजह से हरिता की गुमशुदगी लॉक्ड रूम मिस्ट्री बन गई थी, उसके पैरों के नीचे से बर्फ की परतें चरमरा रही थी। ये जगह सच को निगल चुकी है, मेहर ने मन में सोचा। वो मेहमान नगरीय जहां उसे ठहराया गया वही जगह थी जहां वो अपने माता पिता के साथ बचपन में एक बार रुका था। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। दरवाजे चुप थे, तस्वीरें धूल से ढकी थी और हर मोड़ पर सन्नाटा उसकी परछाई बन चला कर रहा था। उधर दिल्ली में रिया के लिए केस खत्म हो गया था, लेकिन मेहर बनर्जी जैसे लोग किसी की जिंदगी से आसानी से नहीं निकलते। सेंटिनल इंटेलिजेंस के ऑफिस में रिया ने जब अपने सिस्टम पर एक फोल्डर खोला तो हर्षवर्धन मेहरा का नाम फिर सामने था। वानपुर ट्रस्ट, वो बुदबुदाई, वही ट्रस्ट जिसके जरिए वेनरस्टॉर्म जैसे कई धंधेबाज अपनी ब्लैक मनी छिपा रहे थे। रिया को पता था यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। वानपुर में मेहर ने हरिता के केस से जुड़े पुराने कागजात पढ़ने शुरू किए। अखबारों की कतरने, पुरानी डायरी, पुलिस रिपोर्ट। लेकिन जितना ज्यादा वो गहराई में गया उतना ही ये केस तैरता गया। वो जान चुका था कि हरिता के गायब होने के दिन 24 सितंबर 1966 एक अजीब सा संयोग हुआ था। पुल टूटा था, टेलीफोन लाइन बंद, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और पूरा वानपुर बाहरी दुनिया से कट चुका था। अगर हरिता गई तो कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, किसने? एक रात मेहर को हरिता के कमरे में एक खामोश सुराग मिला। खिड़की के पीछे एक छोटा सा फोटो रील जिसे शायद कभी किसी ने छुपा दिया था। उसमें क्या था? ये तस्वीरें क्या उस दिन की आखिरी झलक थी? अगली सुबह मेहर ने वानपुर परिवार से बातचीत शुरू की। हर कोई अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। कोई बहुत भावुक हो गया तो कोई बहुत जल्दी नाराज और कुछ बस चुप। डाइनिंग रूम में टंगी तस्वीर में हरिता के साथ एक चेहरा खुरच दिया गया था। क्यों? कौन था वो? दिल्ली से रिया का कॉल आया। उसकी आवाज में वही ठहराव था जो सिर्फ तब आता है जब सच्चाई सामने आने लगती है। वानपुर ट्रस्ट और हर्षवर्धन मेहरा के बीच कुछ तो है, मेहर, उसने कहा। और यहीं से दोनों की कहानियां एक साथ जुड़ने लगी। कहानी की आखिरी पंक्तियां, एक तरफ मेहर हरिता की डायरी को पढ़ रहा था तो दूसरी ओर रिया ट्रेन में बैठकर वानपुर की ओर बढ़ रही थी। सच्चाई उनके बीच के फासले से कहीं ज्यादा पास थी। एक लड़की गायब थी, एक परिवार झूठ बोल रहा था और दो अजनबी एक रहस्य के अलग अलग सिरों से उसे सुलझाने निकल चुके थे।